डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। कल के वीडियो में हमने आपसे अरस्तु के पर पड़ने वाले प्रभाव, उसकी अध्ययन पद्धतियों का हमने आपसे चर्चा की थी, उसके बारे में आपको हमने बताया था। आज के वीडियो में हम अरस्तु को अगले बिंदु कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, या अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में क्यों माना जाता है। ऐसे क्या कारण है कि यूनानी विचारक अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक या राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। तो इस बारे में डर्निंग के अनुसार पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ है। उसकी महानतम कृति पॉलिटिक्स, जो कि उसने उसकी जो महत्वपूर्ण रचना है, को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि माना जाता है। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक अथवा प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा जाता है। पहला, उसकी जो राजनीति वैज्ञानिक माने जाने का कारण है आगमनात्मक विधि का अनुसरण। अरस्तु ने आगमनात्मक विधि में विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है, उनका निष्पक्ष रूप से बिना अपनी किसी पूर्ण धारणा के अध्ययन करता है, और इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है उनमें वैज्ञानिकता का पुट होता है। इस दृष्टि से अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित करीबन 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनसे निकले निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने ऐतिहासिकता के आधार पर आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया है, जिसके आधार पर वो किसी पूर्व धारणा का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि जो कुछ भी जो निष्कर्ष निकालता है उसमें वो साइंटिफिक आधार पर निष्कर्ष निकालता है। और इसीलिए उसने अपने समय के जो करीबन 158 देशों के जो संविधान है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्हीं के आधार पर उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला। इसलिए इसको हम साइंटिफिक स्टडी कह सकते हैं। दूसरा, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना। अरस्तु पहला यूनानी विचारक था जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया। इससे पहले प्लेटो नीति शास्त्र दर्शन को राजनीति शास्त्र से अलग नहीं किया था। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक था जिसने नीति शास्त्र को अलग अध्ययन कर इसको राजनीति शास्त्र को स्वतंत्रता प्रदान की थी। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से, उद्देश्य मतलब एंड से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों अर्थात मीन्स से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात नीति शास्त्र लक्ष्य है जबकि राजनीति शास्त्र साधन है ना। तो इसी राजनीति शास्त्र साधन मानते हुए नीति शास्त्र से एंड्स को प्राप्त करने का इन्होंने जरिया बताया, और पहले विचारक है जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। तीसरा, ये यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक थे। अरस्तु प्रथम विचारक है जो राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रकट किया। उसने सदैव ही अतिवादिता से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। जो अरस्तु का पॉलिटी का जो सिद्धांत है वो एक मध्यम मार्ग है। वो अतिवादिता से दूर है या निम्नता से भी दूर है, और एक मध्यमता का वो मार्ग अपनाता है, जिसके अनुसरण द्वारा अरस्तु ने राजनीति और आर्थिक अनुसंतुलन को सदैव के लिए दूर करने का प्रयास किया। अर्थात उसमें रेडिकलता या रूढ़िवादिता भी नहीं है, और उसके अंदर एक मध्यम मार्ग की वो बात करता है। चौथा, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण अरस्तु के द्वारा ही किया गया। वह पहला विचारक है जिसने राज्य को पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति और उस क्रांति के समाधान के उपाय आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है।
एक महत्वपूर्ण राजनीति वैज्ञानिक बार्कर ने कहा है कि अरस्तु के विचार प्राय आधुनिकतम है। भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा हो, पर वो अपने विचारों को मॉडर्न बनाता है, आधुनिकता बनाता है, वैज्ञानिकता देता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। प्रथम वैज्ञानिक मानने का पांचवा कारण है कि संविधानों का अरस्तु ने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन का इनके द्वारा किया गया। बार्कर के शब्दों में अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा है, अगर कोई ये पूछे कि अरस्तु ने क्या दिया तो वह था संविधान शास्त्र। अरस्तु पहला विद्वान था जिन्होंने कानून को सर्वोच्च माना, कानून को सर्वोच्च माना और संविधान शास्त्र की बात कही। अरस्तु संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन पॉलिटिक्स में किया उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। उसने बारीकी से संविधानों का उल्लेख अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया, जिसका संविधानों का इतना कहीं भी किसी पुस्तक में उल्लेख नहीं मिलता जितना अरस्तु ने अपनी पुस्तक के अंदर किया। अरस्तु को संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाए। इसी आधार पर अरस्तु को संविधान का भी जनक कहा जाता है और संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है। संविधान का वर्गीकरण अपने ग्रंथ लिसियम में विस्तृत रूप से किया गया। संविधान का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और समूचा राजनीति शास्त्र इसके लिए अरस्तु का ऋणी रहेगा। जो काम उसने अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में संविधान के बारे में कहा, संविधान की विस्तृत व्याख्या की, आज की जो आधुनिक संविधान है वो भी कहीं न कहीं अरस्तु के संविधान से प्रभावित है। नागरिकता की व्याख्या अर्थात नागरिकता के सिद्धांत के बारे में अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु द्वारा नागरिकता की जो व्याख्या की गई है वो राजनीति शास्त्र के लिए बहुत ही सहायक है। आधुनिक जो नागरिकता की जो परिभाषा दी गई है को निर्धारित करने में ये मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। नागरिकता का विचार अरस्तु की एक मौलिक देन है जिसके लिए राजनीति शास्त्र हमेशा अरस्तु का और पॉलिटिक्स का ऋणी रहेगा। 7वां, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। प्लेटो को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक इसलिए भी कहा जाता है कि अरस्तु का विश्वास कानून के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में विश्वास उसकी ऐसी धारणा है जिसके आधार पर उसे संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है। उसमें वैधानिक संप्रभुता के बीच निहित है, अर्थात पहला विद्वान है जिन्होंने कानून को सर्वोच्च मानते हुए उसका अध्ययन किया। 8वां, सरकार के अंगों का वर्गीकरण। अरस्तु ने सरकार के तीनों अंग कौन कौन से नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया। ये शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका जो कि कानूनों को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कानून को रिव्यू करता है के समान ही है। 9वां, राजनीति पर भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। अरस्तु ने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभावों को बहुत ही महत्व दिया है। राज्य की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हुए अरस्तु ने कहा है कि राज्य सागर के तट के पास होना चाहिए ताकि विदेशों से आसान तरीके से व्यापार हो सके। अर्थात वो भौगोलिक स्थिति को भी इम्पोर्टेंसी देता है ताकि भौगोलिक स्थिति राज्य की अच्छी होगी तो उसका आर्थिक जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा। संक्षेप में अरस्तु पहला राजनीति वैज्ञानिक है जिसने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान का सम्मान प्रदान किया। वह व्यवहारिक और यथार्थवादी दार्शनिक था जिसने सबसे पहले राजनीति को नीति शास्त्र से अलग पहचान दिलाई और राजनीति विज्ञान को सर्वोच्चता प्रदान की, स्वतंत्रता प्रदान की। इसलिए अरस्तु को प्रथम राजनीति विज्ञान का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। धन्यवाद।